नोज में सिर्फ अभी हुआ था, दो रीजन बताए थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो इंटरनल नोज है वो कहाँ पर खुलती है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में भी कौन सा रीजन कहलाता है? नेजोफेरिंग्स। दो इंटरनल नोस्ट्रिल होते हैं जो कहाँ खुलते हैं? नेजोफेरिंग्स में खुलते हैं, है ना। आ, क्या होता है फेरिंग्स? मतलब कितने पार्ट में डिवाइड होता है? इसका मेन काम क्या होता है ये बताओ फेरिंग्स का। पासेज ऑफ एयर एंड फूड, ये हवा और भोजन, है ना, दोनों के पासेज का काम करता है। नोस्ट्रिल से जो एयर आती है उनको लंग्स तक पहुंचाता है, और जो फूड आता है, फूड को कहाँ पहुंचाता है? इसोफेगस में। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स, और तीसरा लैरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स वो एरिया है जहां पर क्या आते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल ओपन होते हैं, ठीक है। ओरोफेरिंग्स में क्या आता है? ओरल कैविटी ओपन होती है। और लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स कहां पर खुलता है लास्ट में? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिक्स, और आगे चल के ये किस में खुलता है? लैरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में क्या? ओरल कैविटी आके ऊपर ओपन होती है, और लास्ट में एक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? यूव्यूला। इसका मेन काम क्या होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, उस समय ये क्या काम करता है? ये जो इंटरनल नोस्ट्रिल है इनको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है वो ऊपर की तरफ ना जाए, है ना। कहां पर ना जाए? नेजोफेरिंग्स की ओर ना जाए। अब इसके बाद देखते हैं लैरिंग्स। इसका एक और नाम क्या है? वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। तो लैरिंग्स होता कहां पर है? लैरिंजोफेरिंग्स और किसको जोड़ता है? लैरिंजोफेरिंग्स और किसको जोड़ता है? ट्रैकिया को। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, मतलब इन दोनों के बीच में पाया जाता है। अब लैरिंग्स लगभग 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, 9 उपास्थियों से, ठीक। अब उसमें 3 जो हैं अनपेयर होती है, अनपेयर्ड, या इसको बोलते हैं अयुग्मित। और 3 जो होती है कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, 3 अनपेयर्ड होती हैं और 3 पेयर्ड होती हैं, या जिसे बोलते हैं युग्मित। पेयर्ड का मतलब क्या होगा? ये 2 संख्या में पाई, जोड़ी में पाई जाएगी, है ना, 2 2 पाई जाएगी। तो जो अनपेयर्ड है वो 3 है, कौन कौन सी? नाम पता है? नहीं पता? पढ़कर नहीं आए कुछ? वैसे आ गए? थायराइड कार्टिलेज, दूसरा रिकॉइड कार्टिलेज, और तीसरा है एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये 3 टाइप की जो कार्टिलेज हैं वो अनपेयर्ड होती है, अयुग्मित होती है। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं थायराइड कार्टिलेज। फेरिंग्स या नहीं, लैरिंग्स पढ़ा है अपन। तो लैरिंग्स असल में पाए जाते हैं कहाँ पर? थर्ड से लेके 6, जो क्या बोलते हैं, ग्रीवा कशेरुकाएं। ग्रीवा कशेरुकाएं, यहाँ पर जो कशेरु जो पाई जाती है, कशेरु की दंड पाई जाती है,
है ना। तो क्या उनको वर्टिकल, उसका इंग्लिश में नाम क्या है? हाँ, 5वें के रूप में। हाँ, लेकिन स्टार्ट अगर देखा जाए तो तीसरे से छठवें के बीच में हम पोजीशन बता रहे हैं, उसकी सिचुएशन कहाँ पर है, तो तीसरे से छठवें के बीच में होती है। रुका है, इंग्लिश में उसका नाम होता है, इसका नाम भूल गया था, सर्वाइकल वर्टिब्री, है ना। तो तीसरे से और छठवें के बीच में इसकी पोजीशन होती है। मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि मेल में जैसे ही एडल्ट हो, जैसे ही 18 लगभग 17-18 साल की उम्र में आते हैं, थायराइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज थोड़ा सा विकसित हो जाता है और एक वी नॉच जैसा बाहर की ओर दिखता है। जैसे ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, ये मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ये ऊपर उठा हुआ दिखता है बाहर की तरफ, फीमेल्स में नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में इसका जो साइज है, शेप और साइज थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो तीसरे से छठवें के बीच में पाई जाती हैं। लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं, जिनमें 3 अयुग्मित होते हैं, 3 युग्मित होते हैं। 3 जो अयुग्मित वाले उनके नाम थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस। तो सबसे पहला है थायराइड कार्टिलेज। तो सबसे बड़े आकार का जो है थायराइड है, थायराइड कार्टिलेज है, इसी को थायराइड उपास्थि बोलते हैं, है ना। तो अब बचपन में मेल और फीमेल दोनों में इनका आकार बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टीनेज आती है या जैसे ही उम्र बढ़ती है, लगभग 16-17 के बाद में, 16-17 के बाद में ये थायराइड जो कार्टिलेज है आकार में बड़ा होने लगता है मेल्स में। ठीक है, और एक वी आकार की या वी शेप की एक नॉच बनाता है ऊपर की ओर उभरी हुई, जो मेल्स में दिखती है खासकर। तो उसको बोलते हैं थायराइड नॉच, है ना। यहाँ पर इसको अलग से लिखेंगे, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज का जो शेप और साइज है, जो चाइल्डहुड में मेल और फीमेल दोनों में इसका आकार बराबर होता है, लेकिन टीन एज के बाद में, है ना, टीन एज के बाद में जो मेल्स है, मेल्स में इसका आकार बड़ा हो जाता है और वी शेप यानी वी आकार की एक नॉच, या इसको क्या बोलते हैं, नॉच, उभार बोलेंगे। ठीक है, ये जो उभार टाइप का दिखता है, इसको थायराइड नॉच कहते हैं, या हिंदी में बोलते हैं टेटुआ, एक और नाम है इसी का। हाँ, एडम्स एप्पल, हाँ, एडम्स एप्पल। ठीक है, इसी थायराइड नॉच को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये मेल्स में बड़ा होता है, फीमेल्स में छोटा होता है, और आकार में भी मोटा होता है। इसीलिए जो मेल्स की जो वॉइस है वो हल्की भारी होती है ना, और जो फीमेल्स हैं उनमें जो वॉइस हल्की सी पतली और थोड़ी सुरीली मानी जाती है। ठीक है, इसलिए जो सिंगर्स होते हैं खासकर फीमेल ज्यादा सिंगर्स हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स की वॉइस ज्यादा सुरीली होती है। ठीक है, तो ये थी थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद है कौन सी, क्रिकॉइड कार्टिलेज, है ना। तो थायराइड के जस्ट नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज पाई जाती है। अब यही रहेंगे ना, 2 2 2 पेयर्स में है, मतलब जोड़ी में है। दो दो के एक जोड़े को ही दो दो गिनते हैं ना, 1 पेयर मतलब कि 2 पीस। इसमें सिर्फ 2 कार्टिलेज दिखते हैं, है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक, बाकी, और एक ये तीसरा कार्टिलेज, बाकी दूसरे के लिए एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो बना दें।
तो देखो हमने जैसे जैसे बनाए थे वैसा बनाना। सबसे पहले ये बोन बनाना है, ठीक है, कौन सी, हाइयोइड बोन बनाना है। इसके बाद में इसको बनाना है थायराइड कार्टिलेज, और फिर तीसरे में जो क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसको बनाओ। फिर बाकी ये जो है ये लिगामेंट्स है जो इनको जोड़ने का काम करते हैं। जो सबसे बड़ा वाला कार्टिलेज है आकार में वो है थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज और कौन सा, हाइयोइड बॉन्ड, इन दोनों को जो जोड़ता है लिगामेंट, उसको बोलते हैं थायरॉइड लिगामेंट। तो पहला कार्टिलेज ये हो गया। एपिग्लॉटिस दूसरा, थायराइड कार्टिलेज, और तीसरा क्रिकॉइड कार्टिलेज। हाँ, एक्सीडेंट में जो अचानक मौत होती है वो डायफ्राम के टूटने से होती है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम का मेन काम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या कहते हैं कि ये लंग्स से सांस ले रहे हैं, है ना। लेकिन सांस छोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा होता है, डायफ्राम के द्वारा होता है। अब एक्सीडेंट में अचानक यदि किसी का डायफ्राम टूट जाता है तो उनकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो लंग्स हैं, है ना, वो ऊपर सांस को धकेलने का काम नहीं करते हैं, केवल उनका काम क्या होता है, सांस को अंदर लेना, ठीक है। अब सांस जो बाहर छोड़नी है उसके लिए डायफ्राम नीचे से प्रेशर लगाता है या धक्का लगाता है ऊपर की ओर, जिससे जो लंग्स में जो हवा भरी होती है जिनको बाहर निकलना है वो बाहर निकलती है। अब एक्सीडेंट के बाद अगर जो डायफ्राम वही टूट गए तो क्या हो जाएगा, बाहर की ओर इंसान हवा जो हाँ, बाहर की ओर नहीं निकल पाएगी हवा, ठीक है। और एक और दूसरा कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम में जब विमेन का जो स्टमक लार्ज ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उस समय में भी क्या होता है, डायफ्राम काम नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? इसीलिए जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये उनका काम करती है, किसका, डायफ्राम का काम। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल की रिब्स में यदि कुछ चोट आती है ना, या कुछ या रिब्स टूट जाती है तो फिर उनकी मौत हो सकती है, ठीक। दूसरा स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ये एंटीरियर व्यू है ना, सामने का भाग। इस तरह बनाना चाहिए। इसको मिटा देना, लिख लिया ये वाला। कोई हंसेगा नहीं बस। दिस इज नॉट हार्ट। थर्ड से लेके कितने, सिक्स्थ के बीच में पाया जाता है क्या, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स कुल मिला के कितने, 9 कार्टिलेज के मिलके बना होता है ना। 9 कार्टिलेज, जिसमें से 3 होते हैं अयुग्मित, 3 होते हैं युग्मित। अयुग्मित का मतलब वो सिंगल सिंगल पाए जाएंगे, है ना। तो अयुग्मित वाला कौन कौन से है, पहला जो है एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, जो फर्स्ट में सबसे ऊपर हाइयोइड बोन के ऊपर पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, जब हम फूड टेक करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस समय में ये क्या काम करता है, विंड पाइप इसको क्लोज करके रखता है, ठीक है। अब जो दूसरा है थायराइड कार्टिलेज, ये आकार में सबसे बड़ा है ना, और इसी का नाम क्या है, एक और नाम जो बताए थे, एडम्स एप्पल, है। तो ये मेल और फीमेल में लगभग टीनेज के पहले तक एक ही आकार का होता है, समान आकार का होता है। लेकिन जैसे ही टीनेज के बाद में जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, मेल और फीमेल हार्मोन, उनकी वजह से मेल में इनका आकार बड़ा होने लगता है और एक वी शेप का नॉच बनाता है। नॉच मतलब उभार, ये वाला उभार, ये जो बाहर की ओर दिखता है, इसी को बोलते हैं क्या, जैसे कि हिंदी में एक और ये जो बाहर निकलता है इसको बोलते हैं टेटुआ, सुना होगा ना। हाँ, तो ये था क्या, थायराइड कार्टिलेज। अब इसी के जस्ट नीचे कौन सा, क्रिकॉइड कार्टिलेज उपस्थित होता है। ये भी सिंगल है ना, मतलब अयुग्मित है। ये 2 कार्टिलेज हो गए,
अब ये तो सामने की ओर पाए जाते हैं, इसके जस्ट पीछे की ओर कौन सा, एरोटिनाइड कार्टिलेज पाया जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये थायराइड कार्टिलेज की पीछे की दीवार बनाता है, कौन सा कार्टिलेज, एरोटिनाइड कार्टिलेज। सामने कौन सा पाया जाएगा, ये वाला थायराइड, पीछे की ओर जो पाया जाएगा वो एरोटिनाइड। इसका आकार कुछ हल्का सा चम्मच के जैसा दिखता है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर, एरोटिनाइड कार्टिलेज। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, और अभी जो हमने बनाया है वैसे इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है, पर अगर इसको देखा जाए हल्का सा ये ऐसा कोन होगा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा। अगर हम यहाँ से ऐसा जोड़ दें, मान लो ये ऐसा जोड़ दें, तो होता है ना हल्का सा स्पून लाइक स्ट्रक्चर, तिरछा बना हुआ है, तिरछे में, है ना कि सीधे में। तो हल्का सा ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है। ये पीछे की दीवार बनाता है, किसकी, लैरिंग्स की पीछे की दीवार बनाता है ना। संख्या में 2 होते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये। तो लैरिंग्स में पीछे की दीवार कौन से कार्टिलेज बनाते हैं, एरोटिनाइड कार्टिलेज। अब एरोटिनाइड कार्टिलेज के ऊपर यहां पर ये वाले कौन से हैं, कार्निकुलेट कार्टिलेज। ये भी संख्या में 2 उपस्थित होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। इसके शीर्ष पर ऊपर हल्के से छोटे आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। और जो तीसरा बचा कौन सा, कार्निकुलेट के बाद में एक और था, हो गए, हाँ। तो 3 अयुग्मित होते हैं, 3 युग्मित होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी टोटल, 9, ठीक है। अब इसमें ये जो क्या है, ये जो रिंग्स टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये कहाँ से, यहाँ से शुरू होते हैं। ये क्या है, ट्रैकिया की रिंग्स है ना। ये रिंग हल्की सी सी शेप की होती है, सी आकार की, मतलब कि ये कंप्लीटली गोल नहीं होती है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके की होती है, बीच से खुला हुआ रहता है भाग, ये वाली। ये एंटीरियर व्यू हो गया, ये पोस्टीरियर व्यू, ये इसीलिए बनाया गया है ना। ये इसके पीछे से अगर देखा जाए, इसका हम पीछे वाला भाग बनाए इससे, तो ये ऐसा पूरा गोल घूम कर आया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो ये अर्धचंद्राकार कह सकते हैं इसको। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सांस ली जाती है ना, तो ये जो विंड पाइप है हल्का सा फैलेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इसको क्या बोलते हैं, पिचक जाना। अगर ये इसको कौन सा लिगामेंट है ये, किसमें, हाँ तो हम ट्रैकिया की तो बात कर रहे हैं, हाँ। तो इसके नीचे ट्रैकिया आता है ना, हम उसी की बात कर रहे हैं। केवल यहां तक है लैरिंग्स, ठीक। तो इसकी जो 9 उपास्थि या कार्टिलेज हैं, उनके बारे में सभी के नाम याद रखेंगे। ये, हाँ, ये है क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। किसको, एक ये वाली, क्रिको थायराइड, और ये थायरो थायरॉइड लिगामेंट। हाँ, ये वाली है थाइरॉइड बोन। अब हम जो बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, वो कैसे होता है, साउंड बॉक्स से। तो साउंड वोकल कार्ड यहाँ पर होते हैं, ठीक, यहाँ पर होते हैं वोकल कॉर्ड। अब इनसे कैसे बनता है साउंड, कैसे बनता है, किसी को मालूम है? ये है साउंड बॉक्स के स्ट्रक्चर, है ना। अब इसमें यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो बीच में जो भाग है, जो कैविटी रहती है, इसको बोलते हैं रीमा ग्लॉटिस। ये नाम लिख लेना, रीमा ग्लॉटिस। अब जब हम सांस ले रहे हैं
ठीक है, या सांस नहीं लेते हैं, सबसे पहले रिलैक्स वाली अवस्था, जब हम सांस नहीं लेते हैं या जब हम सॉरी बोलते नहीं हैं, अगर हम बोलते नहीं है, शांत बैठे हुए हैं, तब हमारा जो साउंड बॉक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का। ये जो है ये वाली कार्टिलेज है, कौन से, एरोटिनाइड कार्टिलेज। ठीक, ये हम ऐसा कैसा व्यू बना रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं ऊपर की ओर से। ठीक है, ऊपर से नीचे, जैसे अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, है ना, वैसा वाला व्यू का स्ट्रक्चर है ये। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम बोलते नहीं है, रिलैक्स अवस्था में रहते हैं या रिलैक्सिंग स्टेज में रहते हैं, तो ये दोनों हल्के से दूर दूर होते हैं। ठीक है, इस समय में क्या होता है कि रीमा ग्लॉटिस, ये वाला जो भाग है, ये कैविटी है, ये इसमें जगह होती है जहां से सांस अंदर जाती है। ठीक है, ये यहाँ का स्ट्रक्चर है, हम जो भी एयर पास होती है इसी के बीच से यहाँ पर से पास होती जाती है। ठीक है, अब रिलैक्स या जब हम बोलते नहीं, उस अवस्था में ये दोनों उपास्थियां एक दूसरे से हल्की सी दूरी पर होती हैं, जिससे क्या होता है, रीमा ग्लॉटिस को पर्याप्त स्पेस मिलता है ताकि यहाँ से जो एयर है वो पास हो सके। ठीक, लेकिन जब हम बोलते हैं तब क्या होता है, इन दोनों को पास पास लाया जाता है। ये जो दोनों कार्टिलेज हैं और ये स्वर तंतु हैं ना, इन्हें बोलते हैं स्वर तंतु। तो अब जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो ये स्वर तंतु पास पास आते हैं और इनके बीच में फिर क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस या कंपन होती हैं। अब ये कंपन बाहर निकलती हैं, जैसे लैरिंग्स से ऊपर की ओर जाएंगी फेरिंग्स में फिर ये जीभ में, दांत में, जो हमारे होंठ है उनके चारों ओर टकराकर उसके बाद वॉइस के फॉर्म में निकलती है। अगर हमारे मुंह में जीभ ना हो, है ना, या जीभ काम ना करे, तो हम बोल पाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे। हमारे बहुत से जो वर्ड हैं, अक्षर हैं, जीभ के मूवमेंट या टंग के मूवमेंट की वजह से बोला जाता है। कुछ वर्ड अगर हम ऊपर की ओर जीभ यदि ना करें, है ना, या फिर होठों से ना टकराए आगे की ओर या आइड साइड, लेटरल साइड पे, ठीक है सर, तो हाँ सर, क्या बता रहे थे हम, हाँ, जीभ के मूवमेंट है ना, तो ये जो कंपन है, वाइब्रेशन है, ये बाहर की ओर आती हैं, टंग से टकराती हैं, फिर क्योंकि हमारा ब्रेन हमें ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें कौन से वर्ड्स बोलना है, और इसकी कोडिंग जब हम छोटे होते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है ना, छोटे बच्चों को बोलना सिखाया जाता है, तब एक एक वर्ड सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में फीड होते जाती हैं कैसे, सिग्नल्स के फॉर्म में। तो वो सिग्नल रिलीज होते हैं ताकि जो वॉइस बॉक्स है वो क्या करे, साउंड प्रोड्यूस करे। तो इनसे वाइब्रेशंस निकलती हैं, ये वाइब्रेशंस ऊपर की ओर आती हैं। इसके बाद में ये कहाँ, फेरिंग्स के बाद में जितनी भी ओरल कैविटी में हमारे टीथ हैं, दांत है, ऊपर की ओर तालू है ना, इनसे टकराने के बाद में बाहर निकलती है, फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर इसमें क्या हो कि हमारी जो टंग का मूवमेंट ना हो, तो हम बहुत सारे वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो जो बोल नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, उनका ये साउंड बॉक्स में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिया और लंग्स। इसकी वजह से ये एक है थायराइड कार्टिलेज और दूसरा है ये स्वर तंतु, है ना। ये स्वर तंतु फीमेल्स में कैसे होंगे, मोटे होंगे या पतले होंगे, पतले होंगे, है ना, थिनर होंगे। और मेल्स में ये एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, थोड़े से थिकनेस आने लगती है इनमें। इसी की वजह से क्या होती है, आवाज में भारीपन इन्हीं की वजह से आती है। जो स्वर तंतु हैं, जो जितने ज्यादा आकार में मोटे रहेंगे, कंपन उतनी ज्यादा भारी होते जाती है ना। इसके अलावा ये जो है थायराइड कार्टिलेज, जैसे ही एक टीन एज के बाद में मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, तो उससे क्या होती है, प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी होने से क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। चेंजेस जैसे कि यदि देखे जाए तो 16 की उम्र के बाद में जो मेल्स हैं, है ना, उनमें दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। ठीक है,
जो गैमेट्स है, गैमेट्स का प्रोडक्शन होने लगता है। तो इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसका एक और जो कैरेक्टर है वो ये है कि क्या, थायराइड कार्टिलेज का आकार में बढ़ जाना, ये वी नॉच या एक उभार के रूप में बाहर दिखने लगता है। फीमेल में ये ज्यादा विकसित नहीं होता है ना, इसका आकार छोटा होता है। अगर देखा जाए इसके सेंटीमीटर में तो लगभग 4, मेल्स में लगभग 4.6 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल्स में लगभग 3.6 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, मतलब आकार में। ठीक है, कल पढ़ेंगे क्या, ट्रैकिया और लंग्स।